चलिए, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। देखिए, कल आप लोगों को बैंकिंग सिस्टम में आपको आरबीआई के बारे में बता दिया था और बैंक की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताया था कि जो बैंकिंग सिस्टम में जो हिस्ट्री है उसके बारे में आप लोगों को बताया था कि बैंक कब बना, कौन सा बैंक कब बना, कैसे उसका हिस्ट्री क्या था या इतिहास क्या था, उसके बारे में आपको बताया। ठीक है, कल आप लोगों से बात कर रहे थे कि जो मौद्रिक पॉलिसी है जिसको मौद्रिक नीति कहते हैं, और मौद्रिक नीति का जो नियमन करते हैं यानी रेगुलेशन करते हैं वो क्या है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और आपको बता कि इसमें क्या है, मौद्रिक नीति जो समिति होती है उसमें 6 सदस्य होते हैं। 3 गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं यानी केंद्र सरकार की तरफ से होते हैं, और 3 क्या होते हैं, आपके जो आरबीआई होते हैं उनके सदस्य होते हैं। और इनमें जो अगर बराबर हो जाता है तो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका मत निर्णायक मत के रूप में क्या होता है, देखा जाता है। उनके मत को क्या होता है, निर्णायक मत के रूप में उसको माना जाता है। तो निर्णायक मत के रूप में किसके माना जाता है? आपके आरबीआई के गवर्नर के जो मत होते हैं उसको निर्णायक मत के रूप में माना जाता है। उसके बाद आपको बताया था कि जो आरबीआई है उनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं यानी उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से क्या होता है, मार्केट में जो मनी फ्लो है यानी पैसा का या तरलता का या जो पूंजी का कह सकते हैं, उसका जो फ्लो है यानी प्रवाह है उसको कंट्रोल करना होता है। उसको क्या करना होता है? कंट्रोल करना होता है। नहीं तो मार्केट में ज्यादा क्या होगा, करेंसी आ जाएगा यानी मुद्रा आ जाएगा, और मार्केट में क्या होगा, वस्तु का डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगा। और वस्तु का अगर डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगा तो मार्केट में क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा, वस्तु के दाम बढ़ जाता है। अब जानते हैं कि भारत या किसी भी देश की अगर इस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो वस्तु महंगे हो जाएंगे, तो लोगों के पहुंच से क्या है, वस्तु ज्यादा दूर होते जाएंगे। और जो कुछ लोगों के हाथ, जो उत्पादन करने वाले जो लोग होते हैं या व्यापारी होते हैं, उन्हीं को क्या है, तो ज्यादा मुनाफा होने लगेंगे और अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेंगे यानी खराब होने लगेंगे, बेकार होने लगेंगे, यानी उतना बढ़िया काम नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो मनी फ्लो है वो कैसे कंट्रोल करेगा, और इसके बारे में आरबीआई ने क्या बता, देखिएगा। आप लोग बैंक जाते होंगे और बैंक में जो पर डे क्या होता है, बैंक में जितने पैसा डिपॉजिट होता है और जितना पैसा क्या होता है विड्रॉ होता है, उसका क्या होता है, हर दिन का क्या रिकॉर्ड होता है। और ये जो पर डे का जो ये रिकॉर्ड है ना, इस रिकॉर्ड रिकॉर्ड को एनडीटीएल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनडीटीएल कहा जाता है। आप लोग देखते हैं ना, 4 बजे बैंक बंद हो जाता है फिर भी लोग क्या होता है, बैंक के अंदर काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? उनका मेन काम होता है कि बैंक जब बंद हो जाए तो उसके बाद भी क्या होता है, बैंक जब बंद हो जाए तो बाद में भी क्या होता है, उनके जो पैसे है उसका हिसाब वगैरह करना उसमें होता है। क्या करना होता है? उनका हिसाब वगैरह देखना होता है। ध्यान दीजिएगा, उनका हिसाब क्या होता है, देखना उसमें होता है। कैसे क्या होता है देखिएगा, पर डे ऐसे क्या होता है, हर व्यक्ति को अपना अपना पर्सनल जो एनडीटीएल है उसको भी देखना होता है। क्या होता है, पर्सनल एनडीटीएल भी क्या होता है, हर व्यक्ति को अपना देखना भी क्या है, जरूरी हो जाता है। केवल बैंकिंग सेक्टर के लिए नहीं होता है, ये क्या है, पर्सनल भी क्या होता है, देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये जो एनडीटीएल होता है ये क्या होता है, पहले ये सुन लीजिए। आप जैसे क्या होता है कि आप सुबह अपने जेब से में लेके 500 रुपए लेके निकले, और आपने जो भी बिजनेस करते या जॉब करते जो भी करते हैं, जब घर आप लौटे तो मान लेते हैं कि आपने खर्चा किया, खाना पीना खाया, यात्रा वगैरह किया, वो जो भी हो सकता है किए होंगे। और बाद में जब आप रात को आए या जब काम करके आप आए, उसके बाद आपके पास या आपके जेब में
जितना पैसा बचा होगा उसे क्या कहते हैं, एनडीटीएल कहा जाता है। एनडीटीएल का मतलब होता है, एन से मतलब होता है नेट, टी से मतलब होता है टोटल, और डी से क्या होता है डिमांड, और एनडीटीएल एल से मतलब होता है लिक्विडिटी। एल एल से मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी होता है। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है पर डे आपके पास कितना लिक्विडिटी रह जा रहा है, इसका भी क्या है, बहुत जरूरी है इसका होना। देखिए कैसे होता है, पहले समझ लीजिएगा। देखिए एक शब्द है आपका एनडीटीएल। एनडीटीएल होता है नेट डिमांड, टोटल क्या होता है, लिक्विडिटी होता है। देखिए इसका मतलब होता है, देखिए बैंक क्या होता है समझ लीजिएगा। आज 2 तारीख है, 2 जुलाई है, बैंक के पास क्या होता है पहले समझ लीजिएगा। ये जो 2 जुलाई है, जब बैंक ओपन हुआ है तो मान लिया बैंक के पास जो जितना भी उनके पास पूंजी था, मान लेते उस बैंक के पास 50 करोड़ का पूंजी रहा होगा, मान के चलते हैं, इतना है कि नहीं वो अलग बात है। अब बैंक ने पूरे दिन क्या है, देखिए बैंक में 2 काम होता है, एक तो डिपॉजिट होता है और एक क्या होता है उसके साथ साथ क्या होता है, विड्रॉ भी होता है। क्या होता है, विड्रॉ यानी जमा भी होता है और उसके बाद निकासी भी होता है। तो मान लेते हैं पहले उनके पास क्या था, 50 लाख करोड़ रुपए पहले से था। तो अब बड़ा ब्रांच लेके चलते हैं, डिपॉजिट हुआ, मान लेते हैं क्या है डिपॉजिट क्या होता है, 100 करोड़ का डिपॉजिट हुआ, और माइनस क्या हो गया, 50 करोड़ का क्या हो गया, आपका विड्रॉ हो गया। तो आज का बैंक का एनडीटीएल कितना हो जाएगा, एनडीटीएल बैंक का कितना हो जाएगा समझेगा। तो देखिए ये 50 से ये 50 खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, 100 करोड़ रुपए क्या होगा आज का बैंक का एनडीटीएल बन जाएगा। तो इसे क्या होता है, पर डे क्या होता है, बैंक का एनडीटीएल निकलना होता है, पर डे निकलना होता है। अभी आपको बताऊंगा रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट या एसएलआर सीआरआर जो होता है ना, वो एनडीटीएल पर निर्भर करता है कि बैंक का जो करेंट सिचुएशन है या करेंट जो कैपिटल वो कितना है। करेंट, ये करेंट की बात बोलता है कि बैंक के पास वर्तमान में कितना पैसा है। ठीक है, तो बैंक के पास या जैसे कोई व्यक्ति के पास ही माना, मान लीजिएगा कि व्यक्ति के पास वर्तमान में कितना पैसा है, तो इसी को क्या कहते हैं, एनडीटीएल कहते हैं। तो देखिए बैंक में क्या होता है, डिपॉजिट भी होता है और विड्रॉ भी होता है, यानी जमा भी होता है और निकासी भी होता है। तो कितना जमा हुआ कितना निकासी हुआ उसको क्या होता है, उसका जोड़ घटा करके जितना भी बनता है उसी को क्या कहते हैं, एनडीटीएल कहा जाता है। अब देखिए ये जो 100 करोड़ रुपए हुआ ना, ये क्या है, 3 जुलाई के लिए क्या है एनडीटीएल बनेगा सुबह के लिए। और उसके बाद क्या होगा, जब 3 जुलाई खत्म हो जाएगा तो जितना बनेगा वो क्या है, 4 जुलाई के लिए एनडीटीएल बन जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है, एनडीटीएल क्या होता है, अलग अलग समय पे क्या होता है ये बनते रहते हैं। तो इसको भी क्या है देखना जरूरी है। तो बैंक का जितने भी रेपो रेट वगैरह होता है, ये जितने भी चीज होता है ये सब एनडीटीएल पर ही निर्भर करता है।
किस पर निर्भर करेगा? एनडीटीएल पर निर्भर करेगा। देखिए कल आपको बैंक दर बताया था, क्या बताया था? बैंक दर बताया था, जो आप लोगों को बताया था कि क्या होता है, जैसे बिलों का क्या होता है, डिस्काउंट दी जाती है, यानी केंद्रीय बैंक और जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके बीच में जो एक्सचेंज होता है उसी को क्या है एनडीटीएल कहा, एनडीटीएल कह रहे सॉरी, उसको क्या होता है बैंक दर कहते हैं। देखिए ब्याज दर अलग होता है, बैंक दर अलग होता है, कल ही आपको बताया। बैंक दर क्या होता है, ये केंद्रीय बैंक और कॉमर्शियल बैंक के बीच में जो लेन देन होता है उसको क्या होता है, जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है उसको कहते हैं, हमको क्या है बैंक दर कहते हैं। और जो बैंक द्वारा ग्राहकों को जिस दर पर लोन देते हैं या डिपॉजिट करवाते हैं उसको ब्याज दर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बैंकों के बीच में अगर इस तरह का लेन देन हो रहा है तो उसको बैंक दर कहेंगे। और क्या है कि कस्टमरों का अगर उसके बीच में अगर लेन देन हो रहा है तो उसको ब्याज दर कहेंगे। अब ये देखिए आरबीआई ने कुछ नियम बना रखे हैं कि जो बैंक है, क्योंकि कोई भी बैंक, देखिए आपको बता मालूम होगा कि जितने भी पहले बैंक था वो सब क्या था, प्राइवेट बैंक था या गवर्नमेंट बैंक मान के भी चलिए, प्राइवेट बैंक गवर्नमेंट बैंक जो भी मान के चलिए। ठीक है, हर एक संस्थान का मेन मकसद क्या होता है, मुनाफा कमाना। मेन मकसद क्या होता है, मुनाफा कमाना। अब मुनाफा कमाने के लिए देखिएगा, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं चाहूंगा ना कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन दूं। लोन दूंगा तो उसमें क्या होगा, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए बैंक का मेन इनकम क्या है, लोन देने से जो उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है, बैंक का मुख्य इनकम वही है। अब हर कोई बैंक चाहेगा कि मेरे पास जितना पैसा है मैं उस सबको क्या है लोन दे दूं, लेकिन दिक्कत पैदा हो जाता कब, जब लोन रिकवरी नहीं हो पाता है और जो लोगों ने डिपॉजिट कर रखा है, जब लोन अगर किसी कारण से नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गए, लेके भाग गए। अब बताइए, जो हम आम लोग जो 2 3 5 10 20 हजार रुपए जो जमा किए हैं बैंक में, अब उसको पैसा कैसे देंगे बैंक वाले? इसीलिए आरबीआई ने बोला कि आपके पास जितना एनडीटीएल है, अभी आपको पता ना कि एनडीटीएल क्या है, जितना एनडीटीएल है उस सभी एनडीटीएल का आप लोन नहीं दे सकते हैं। अगर सभी का दे देंगे तो अगर इस तरह के अगर घोटाला हो गया या इस तरह का अगर फ्रॉड हो गया तो बताइए जो लोग डिपॉजिट किया है उसके साथ कैसा हो जाएगा, उसके साथ गलत हो जाएगा और पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्या होता है, करप्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने बताया कि आपके पास जो एनडीटीएल है, जो आपके पास करेंट जो आपका लिक्विडिटी है, उसी पूरे लिक्विडिटी का आप लोन नहीं दे सकते। उसका कुछ मात्रा क्या होता है, अपने पास जमा करके रखना पड़ेगा। एक तो अपने पास जमा करके रखना पड़ेगा और कुछ पैसा क्या होता है आरबीआई के पास भी जमा करके रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो सीआरआर है यानी नगद आरक्षित अनुपात जो है, इसका मतलब होता है कि जो आरबीआई है वो बोलता है कि आपके पास जितना पैसा है उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास जमा रखिए। जिससे क्या होगा, अगर आपको अगर इस तरह का कोई अगर दिक्कत या सिचुएशन आ जाता है तो हम आपको मदद करेंगे। क्या करेंगे, हम आपको मदद करेंगे। इसीलिए क्या होता है, हर जो वाणिज्य बैंक होता है, जो जिसको कमर्शियल बैंक कहते हैं, वो अपने जो एनडीटीएल होता है, पर डे की बात बोल रहा हूँ, उस एनडीटीएल का जो आरबीआई द्वारा निर्धारित दर होता है उस दर के अनुसार क्या होता है आरबीआई के खाते में जमा करता है। हर बैंक का क्या होता है, आरबीआई का खाता उस बैंक के पास होता है, तो उसी में क्या होता है डिपॉजिट कर देता है। जैसे मान लेते किसी बैंक का क्या होता है, आज का एनडीटीएल 100 करोड़ रुपए है, तो मान लेते हैं आरबीआई ने क्या है सीआरआर जो रेट है वो 3% कर दिया मान लेते हैं। तो क्या होगा कि जो कॉमर्शियल बैंक होगा उनका कम से कम 3 करोड़ रुपए क्या होगा आरबीआई के खाते में डिपॉजिट करना पड़ेगा। और उन 3 करोड़ रुपए का क्या होगा कि उस कॉमर्शियल बैंक उस पैसे का लोन नहीं दे सकता है। उस पैसे का क्या नहीं दे सकता, लोन नहीं दे सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि ये विपत्ति के समय पे आरबीआई क्या होता है उस कॉमर्शियल बैंक को क्या करेंगे, सहायता करेंगे। कैसे सहायता करेंगे पहले देख लेते हैं। समझ लेते हैं कैसे ये सहायता करेंगे। देखिए नगद आरक्षित अनुपात का मतलब होता है अनुसूचित जो वाणिज्य बैंक होता है, जो तुमने कमर्शियल बैंक होता है, उसकी कुल जो मांग होता है
और उसका क्या था, उसको देखिए जो एनडीटीएल जिसको आपको बताया था का जो न्यूनतम होता है उसको क्या था, उसको आरबीआई के पास कहाँ जमा करना पड़ता है, आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। और ये जो रेट होता है ना, ये आरबीआई द्वारा घोषित करता है, ध्यान दीजिएगा। ये रेट कौन घोषित करेंगे, ये रेट को आरबीआई के द्वारा क्या है घोषित किया जाता है। वर्तमान में 3% है, वर्तमान में कितना परसेंट है, 3% है। नहीं, अगर 100 करोड़ रुपए अगर किसी बैंक के पास अगर है तो 3 करोड़ क्या होता है, वो सीआरआर के रूप में जमा करना पड़ेगा। सीआरआर के रूप में क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए यह लिखा हुआ है कि सीआरआर के रूप में क्या होता है, जमा करना पड़ेगा। और जो सीआरआर में आरबीआई के पास जो जमा की जाएगी उस धन पर या उस पूंजी पर आरबीआई उस कॉमर्शियल बैंक को कोई ब्याज नहीं देगा। ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो आरबीआई क्या करेगा, जो पैसा आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक में जमा करके रखा है अपने सिक्योरिटी के लिए, उस पैसे का क्या होगा, उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा उस कॉमर्शियल बैंक को, क्योंकि ये एक प्रकार का सिक्योरिटी है। अगर बाई चांस अगर बैंक अगर करप्टेड हो जाता है तो आरबीआई इसको संभालेगा, इसीलिए इसको दिया जाता है। दूसरा क्या था, आरबीआई अधिनियम के अनुसार क्या होता है, इसका कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि कितना होगा। ये क्या है, आरबीआई क्या होता है, समय अनुसार क्या होता है उसको डिसाइड करेंगे। समय अनुसार क्या होगा, उसका डिसाइड किया जाएगा कि कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, अब देखिएगा कि अगर सीआरआर को अगर घटा दे तो मार्केट में मनी फ्लो में क्या अंतर आएगा। सीआरआर को अगर घटा दे तो मार्केट में मनी फ्लो को क्या अंतर आएगा, या उसको बढ़ा दे तो मार्केट में मनी फ्लो में क्या अंतर आएगा, इसको भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैंक, हाँ देखिए 3% क्या होता है, जो भी आरबीआई डिसाइड करेगा, ऐसा नहीं कि 3% ही होगा। वर्तमान में 3% है, समझ लीजिएगा, वर्तमान में 3% है। इसका जरूर नहीं कि 3% ही होगा। अगर 3 से अगर 3.5% कर दे तो शायद जितना आरबीआई डिसाइड करेगा, समझ लीजिएगा, जितना क्या है आरबीआई डिसाइड करेगा उतना जमा करना पड़ेगा, समझ लीजिएगा। और ये जो जमा होगा ना, ये केवल क्या है, मुद्रा यानी करेंसी के रूप में जमा करना पड़ेगा, यानी कैश जमा करना पड़ेगा। किसके रूप में जमा करना पड़ेगा, कैश के रूप में जमा करेंगे। हाँ, डेली बेसिस में क्या होता है, आरबीआई का क्या होता है, हर बैंक के पास एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट में जमा करना होता है। मतलब ऐसे नहीं कि आरबीआई के पास जाकर जमा करना पड़ता है, जैसे अकाउंट होता है तो उस अकाउंट में जमा करना पड़ता है। ठीक है, ये सब क्या होता है, देखिए ये क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, हर चीज क्या होता है ऑर्गेनाइज व्यवस्था से होता है। कोई फ्रॉड वगैरह नहीं कर सकता, फ्रॉड करेगा तो उसमें क्या होता है, बैंक में घोटाला हो जाता है, बहुत सारी चीज हो जाता है, बहुत सारी चीज क्या होता है इसमें हो सकता है। तो ये डेली बेसिस में करना होता है। ये क्या होता है, पहले क्या होता है हफ्ते के अनुसार करना पड़ता है, आजकल नेट वगैरह हो गया ना, इसलिए आजकल कंपलसरी कर दिया, डेली बेसिस में करने के लिए बोला दिया। अब देखिएगा, अगर मान लेते सीआरआर अगर घटा दे या सीआरआर को बढ़ा दे तो इसमें क्या होगा, मार्केट में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर सीआर देखिए अभी आपको बता कि मान लीजिए किसी बैंक का एनडीटीएल कितना 100 करोड़ रुपए है और सीआरआर रेट कितना है, 3% है, मान लेते हैं। तो 3 करोड़ जमा करना पड़ेगा। अगर इसको घटा के 2 करोड़ कर दे, 2% कर दे तो 2 करोड़ करना। देखिए 3 करोड़ अगर सीआरआर जमा करना पड़ेगा तो बैंक के पास कितना करोड़ रह जाएगा, 97 करोड़ रह जाएगा, 97 करोड़ रह जाएगा। अगर 2% कर दे तो बैंक के पास कितना हो जाएगा, 98 करोड़ रुपए हो जाएगा। और इसी को 3% से बढ़ा कर 4% कर दे तो ये क्या होगा, 96 करोड़ हो जाएगा बैंक के पास, 96 करोड़ हो जाएगा बैंक। अब देखिए जब 3% है तो उनके पास कितना है, 97 करोड़ रुपए है। जब इसको 2% कर दिया तो बैंक के पास कितना, 98 करोड़ रुपए उसके पास क्या करेंसी हो गया। तो भाई देखिए 1 करोड़ जब उनके पास ज्यादा होगा तो ज्यादा लोन देंगे ना। जब ज्यादा लोन देंगे तो क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कम हो जाता है। हाँ जी का, जब ज्यादा पैसा होगा किसी के पास तो क्या होगा, वो कम इंटरेस्ट रेट में भी क्या होगा, पैसा किसी को देने के लिए तैयार हो जाएगा। अब जब जिसके पास कम पैसा है तो उस तरह से नहीं होता। अब मान लेते अगर सीआरआर बढ़ जाए तो क्या होगा, उनके पास 96 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो एक देखिए यहाँ पे क्या है, उसकी करेंसी में कमी आ गया।
तो ये लोन क्या होगा, कम देंगे मार्केट में, तो ये लोन क्या होगा, लोन कम देंगे। और देखिए अगर 2% हो जाता है तो यहाँ पे क्या, लोन ज्यादा देंगे, लोन क्या होगा, ज्यादा देंगे। अब देखिए लोन अगर ज्यादा देंगे ना, कम देंगे, तो मार्केट में क्या होगा, मनी कम हो जाएगा, मार्केट में क्या होगा, जो हमारा मनी है ये कम हो जाएगा। भाई लोन कम होगा तो मार्केट में क्या होगा, मनी कम हो जाएगा। और मार्केट में जब मनी कम हो जाएगा ना, तो वस्तु का जो दाम होता है वो भी घट जाएगा। भाई हमारे पास पैसा नहीं है तो हम खरीदेंगे कहाँ, तो हम खरीदेंगे नहीं तो क्या होगा, बेचने वाले बोलेगा क्या, कोई खरीद नहीं रहा तो सस्ते में बेच देते हैं। तो जैसे देखिएगा अगर लोन कम आएगा, बैंक द्वारा लोगों को अगर कम लोन देंगे, तो मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा। एक बार एक पॉइंट समझ में आ जाएगा तो आपको क्या होगा, सारे पॉइंट क्या होगा, एक एक करके क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है, पहला पॉइंट क्या है, ये कहा जा रहा है कि जो मान लेते कंडीशन ये बन रहा है कि हमारा सीआरआर क्या है, घट जा रहा है। सीआरआर अगर घट जाए, देखिए अगर सीआरआर कम हो जाए तो बैंकों के पास क्या होगा, मनी ज्यादा हो जाएगा। बैंकों के पास कितना होगा, मनी ज्यादा हो जाएगा, कितना करोड़ हो जाएगा। तो बैंकों के पास जब मनी ज्यादा होगा, अगर मान ली सी आर आर क्या है, कम हो रहा है, सी आर आर क्या है, इसका रेट कम हो रहा है, तब देखिएगा बैंक के पास मनी ज्यादा, मनी ज्यादा तो ये लोन ज्यादा देंगे लोगों को। लोन जब ज्यादा देंगे तो मार्केट में क्या होगा, मनी फ्लो ज्यादा हो जाएगा। देखिए ये मनी फ्लो कहते हैं इसको, मार्केट मनी फ्लो कहते हैं इसको, याद रखिएगा, मार्केट मनी फ्लो। तो मार्केट में क्या होगा, मनी फ्लो ज्यादा हो जाएगा। अब मार्केट में अगर मनी फ्लो ज्यादा हो जाएगा तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे तो प्राइस में क्या होगा, इंक्रीज होगा, वस्तु के दाम बढ़ जाएंगे। अब वस्तु के दाम अगर बढ़ जाएंगे तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इससे क्या बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर सीआरआर घट जाएगा तो लोन ज्यादा देंगे, तो लोन ज्यादा देने से मार्केट में क्या होगा, मनी फ्लो बढ़ जाएगा, उससे प्राइस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा वस्तुओं का। और प्राइस ज्यादा होने को क्या कहता है, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहा जाता है, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहा जाता है। यही है ना कि आरबीआई क्या करता है, ये सब टूल्स है, इसके माध्यम से क्या होता है, आरबीआई मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी कुल मिलाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। पहली बात, अब मान लेते हैं कि सीआरआर बढ़ गया, सीआरआर क्या है, बढ़ जाए, यानी यहाँ पे 2% हो गया था, अब यहाँ पे क्या मान ले 4% कर दिया, तो 4% करेंगे तो इनके पास कितना पैसा रह जाएगा, 96 करोड़ रह जाएगा। तो इनके पास क्या, मनी कम हो गया, मनी कम होगा तो लोन कम देंगे, भाई मनी कम होगा तो लोन कम देंगे, तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में जो मनी फ्लो है वो भी क्या कम हो जाएगा। और मार्केट में जब मनी फ्लो कम हो जाएगा तो किसी भी वस्तु की जो प्राइस है, प्राइस भी घट जाएगा। और प्राइस भी जब घट जाएगा तो इसको क्या कहता है, इन्फ्लेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट में थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन नहीं होगा तो फिर मार्केट चल नहीं पाएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन जब नहीं होगा तो जो प्रोडक्शन करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको मुनाफा नहीं होता है, उनको क्या नहीं होता, मुनाफा नहीं होता। हाँ जी का, जो लोग प्रोडक्शन करते हैं यानी उत्पादन करते हैं, उन लोगों को क्या होता है, इन्फ्लेशन उनके लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। जो लोग सैलरी बेस है, जो लोग मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए इन्फ्लेशन क्या होता है, घातक होता है। समझ लीजिएगा, जो लोग उधार देते हैं उनके लिए इन्फ्लेशन घातक होता है, जो लोग उधार लेते हैं उनके लिए इन्फ्लेशन अच्छा होता है। कैसे, समझ लीजिएगा, मान लेते हैं पहले 10 रुपए में एक आम मिलता है, नॉर्मल कंडीशन में 10 रुपए में एक आम मिल रहा है। अब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो 15 रुपए में एक आम मिल रहा है। अब बताइए आम का दाम क्या है, 1.5 गुना बढ़ चुका है। अगर मान लेते हैं पहले मैंने 1 लाख रुपए की से उधार लिया हूं, तो क्या होगा, अब उनको क्या है, 1.5 गुना पैसा क्या कम हो जाएगा उसका उधार का पैसा, क्योंकि पहले 10 रुपए में एक आम मिलता था, अब 15 रुपए में एक आम मिलने लगा। तो पैसा का जो वैल्यू है ना, मूल्य जिसको कहते हैं पैसा यानी मुद्रा का जो मूल्य है वो घट जाता है। तो इन्फ्लेशन में क्या होगा, जो मुद्रा होता है उसका क्या होता है, जो वैल्यू होता है या जो मूल्य होता है वो घट जाता है। और इन्फ्लेशन कम होने पर क्या होता है, उसका जो मूल्य है इसका, उसका जो वैल्यूज है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो इन्फ्लेशन
को कम करने के लिए सीआरआर होता है। और सीआरआर क्या होता है, आरबीआई के पास है मुद्रा के रूप में जमा करना पड़ता है, यानी करेंसी के रूप में जमा करना पड़ता है, और उस पर क्या होता है, आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता है। और इसका कितना परसेंटेज होगा ऐसा कोई निश्चित नहीं है, वो एनडीटीएल या उस समय के जो सिचुएशन है यानी परिस्थिति है उस प्रकार आरबीआई उसको डिसाइड करेंगे। आरबीआई क्या करेंगे, उसको डिसाइड करेंगे, तो इसको कहते हैं सीआरआर। दूसरा होता है एसएलआर, इसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है या वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। देखिए ये क्या, देखिए पहली बार सीआरआर में क्या होता है, करेंसी को कहाँ जमा करना होता है, आरबीआई के पास जमा करता होता है। अब इसमें क्या बोला गया है आरबीआई ने कि जो भी आपके पास पूंजी है उसका कुछ परसेंटेज क्या होता है उस बैंक को अपने पास जमा करना पड़ेगा। और उसमें क्या क्या कैसे कैसे जमा करेंगे, मुद्रा के रूप में भी जमा होगा, उसके बाद गोल्ड यानी गोल्ड के रूप में भी जमा होगा, और प्लस क्या होता है सिक्योरिटी के रूप में भी जमा होगा। सिक्योरिटी आप बताऊंगा क्या होता है, जिसको प्रतिभूति कहा जाता है। सिक्योरिटी को क्या कहते हैं, प्रतिभूति कहा जाता है। सिक्योरिटी मतलब का जैसे मान लेते हैं आपके पास एक घर है, घर का जो कागज है ना वही आपके पास क्या सिक्योरिटी कहते हैं, उसको प्रतिभूति कहा जाता है। जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदे, कोई कुछ भी खरीदते हैं तो उसके जो कागज होते हैं, जो उसको जो भी कागज आपको दिया जाता है या रजिस्ट्री जो भी होता है वो क्या होता है, सिक्योरिटी होता है। ध्यान दीजिएगा। तो प्रतिभूति देखिए जैसे क्या होता है, अगर मेरे पास अगर 2 एकड़ जमीन है तो उस क्या होता है उसका जो कागज होगा वो प्रतिभूति होता है, उसको गिरवी रख के हम बैंक से लोन ले सकते हैं। समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मुझे होम लोन चाहिए, कुछ भी लोन चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या होगा, सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी के रूप में क्या होता है, प्रतिभूति, जो भी मेरा जमीन है ज्यादातर जो भी होता है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है कागज हमें बैंक में जमा करना, गिरवी रखना पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है बैंक हमें उसके एवज में हमें क्या होता है लोन देते हैं, तो उसको सिक्योरिटी कहा जाता है। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। एक बात और समझ लीजिएगा, ठीक है, ये जो मुद्रा है ना करेंसी, इसकी लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होता है। यानी जो मुद्रा होता है ना ये जल्दी क्या होता है विनिमय हो जाता है। आप मार्केट में 10 रुपए का नोट लेके जाइए और एक बिस्किट का पैकेट मांगिएगा, आपको तुरंत दे देगा बिस्किट का पैकेट। आपसे तोल मोल कुछ नहीं बोलेगा कि क्यों नहीं देंगे, क्या है, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या है, आप एक सोना लेके जाइए, एक सोने का टुकड़ा, और बोलिए कि एक बिस्किट का पैकेट दीजिए, पहले तो देखेगा वो असली है या नकली है, फिर आनाकानी करेंगे कोई चोरी करके लाया है, क्या करके लाया पता नहीं, या सोना है कि नहीं है। बहुत सारे क्या होता है उसमें विश्वसनीयता की बात आ जाता है। और उससे भी दिक्कत होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पर सबसे क्या होता है, इसका तरलता सबसे कम होता है। तो देखिए इसका तरलता सबसे ज्यादा होता है, फिर क्या होता है उसके बाद जो तरलता होता है गोल्ड का होता है, और सबसे कम तरलता किसका होता है, सिक्योरिटी की तरलता होता है। तरलता मतलब लिक्विडिटी, जल्दी एक्ट हो जाने की जो प्रथा है उसको तरलता या लिक्विडिटी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो वैधानिक तरलता के तरलता अनुपात के अनुसार क्या होता है, जो कॉमर्शियल बैंक होता है वो अपने पास मुद्रा के रूप में, करेंसी के रूप में, गोल्ड के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में कुछ परसेंटेज जमा करके रखना पड़ता है। इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है उसको इस्तेमाल करना होता है। इसके समय पे आपातकाल के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तरलता अनुपात शुद्ध मांग, जिसको एनडीटीएल आपको बताया था, का वह प्रतिशत जिसे एक वाणिज्य बैंक द्वारा अपने पास कहाँ रखते हैं, अपने पास रखता होता है। एसएलआर को नगद, देखिए नगद भी रख सकते हैं मतलब करेंसी के रूप में, स्वर्ण या प्रतिभूतियों के रूप में रखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर एसएलआर अगर बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो क्या परिस्थिति बनेगा, जैसे अभी आपको बताना, जैसे सीआरआर को घटाने और बढ़ाने से क्या फायदा होगा, उसी प्रकार से एसएलआर को भी घटा दे और बढ़ा दे तो उसमें क्या फायदा होगा। अगर मान लें किसी बैंक के पास क्या है 100 करोड़ का एनडीटीएल है और 18% क्या है एसएलआर लगा रखा है बैंक ने। अब 18% से घटा के अगर 15% कर दे, समझिएगा 15% कम दे कर दे, तो क्या होगा, ये 100 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए क्या होगा उनको रखना पड़ेगा। तो 15 करोड़ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 करोड़ इनके पास हो जाएगा। और इधर मान के चलिए, मान लेते हैं एसएलआर क्या है 20% कर दिया गया, कितना कर दिया 20% कर दिया। यहाँ पे कितना 18% से 15% कर दिया और यहाँ पे 20% कर दिया, तो 20% करेंगे तो 80 करोड़ रुपए इनके पास बचेगा। ठीक है,
अब देखिए 80 करोड़ काम होता है या 85 करोड़ काम होता है। 80 करोड़ क्या काम होगा, तो जब बैंक के पास एनडीटीएल कम होगा तो ये लोन भी कम देंगे ना, लोन कम देंगे, और मार्केट में इससे मनी फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा, और प्राइस कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशन है वो भी कम हो जाएगा। ये एक दूसरे से क्या होता है, जुड़े हुए चीजें। यहाँ पे देखिए पैसा करोड़ ज्यादा है तो लोन भी यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा देंगे। लोन ज्यादा देंगे तो मार्केट में मनी जो फ्लो है ना, वो मनी फ्लो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और प्राइस भी ज्यादा होगा, और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, इसके जो रेट होता है ना, जो 15%, 18%, 20% जो भी होता है, उसको घटाते बढ़ाते रहते हैं। आरबीआई क्या होता है, उसको घटाते बढ़ाते रहता है, जिससे क्या होता है, देखिए एनडीटीएल के रूप में जितना भी होता है, और जो एसएलआर होता है, एसएलआर और सीआरआर में जो पैसा जमा होता है, चाहे वो आरबीआई के पास हो चाहे बैंक के पास हो, उस पैसे का क्या नहीं होता है, लोन नहीं दिया जा सकता है। पहली बात समझिएगा, उस पैसे का क्या नहीं हो दिया जा सकता है, लोन नहीं दिया जा सकता है। जो सीआरआर के रूप में क्या है, सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होता है, और एसएलआर के रूप में कहाँ होता है, एसएलआर के रूप में आपको अपने जो भी कमर्शियल बैंक है उसके पास जमा करना होता है। लेकिन उस पैसे को लोन के रूप में नहीं दिया जा सकता, एक बात ध्यान रखिएगा, लोन के रूप में नहीं दिया जाएगा। और उस पैसे पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को कोई ब्याज भी नहीं देगा, कोई क्या है, ब्याज भी नहीं देगा। तो क्या होता है, हर कोई व्यक्ति जब बिजनेस करता है ना, तो कुछ पैसे जेब में रख के चलना होता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए है, और 100 रुपए है ना, तो 100 रुपए का बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ सिक्योरिटी रखकर चलना होता है। क्योंकि जो भी बिजनेस करते हैं ना, सभी ग्राहक या जो भी चीज आप जिसके साथ भी बिजनेस करते हैं ना, सभी क्या होता है, एक जैसे नहीं होता है। कुछ लोग क्या होता है, पैसा नहीं देते, जिसको कहते हैं पैसा क्या होता है, मार्केट में क्या होता है, फंस जाना कहते हैं, जिसको आप आगे पढ़ेंगे जो बैंकिंग सेक्टर में, उसको क्या कहते हैं, एनपीए कहा जाता है। हर चीज में क्या होता है, एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसे कहा जाता है। एसेट एसेट मतलब पैसा होता है। तो ये हर सेक्टर में होता है। हम लोग भी क्या करते हैं, जो जीवन में चलते हैं उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे लोग को अपने पैसा दिए होंगे, सभी लोग क्या होता है, वापस नहीं करते हैं। सभी लोग क्या होता है, वापस नहीं करते। कुछ लोग क्या होता है, पैसे लेके देते नहीं है, तो वो क्या बन जाता है, आपका एनपीए बन जाता है। तो बैंक भी जब लोन देते ना, सभी पैसे वापस नहीं आ पाता है। बैंक भी जानता है कि हमारा जो 10% या 5% जो भी पैसा होता है वो कभी वापस आएगा नहीं, तो उसी के हिसाब से क्या होता है, काम करते रहते हैं बैंक, यानी उसी के हिसाब से क्या होता है, अपने प्रॉफिट क्या होता है, मेंटेन करते हैं। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं दुनिया में जिसमें जितने भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो पूरा रिकवरी होता है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, इधर उधर हो ही जाता है, चाहे बिजनेस कोई भी हो। तो बैंक भी क्या होता है, देखिए बैंक आजकल बिजनेस कर रहे हैं। बैंक भी क्या है, एक कॉमर्शियल है, तो कॉमर्शियल का मतलब क्या है, बिजनेस करना। तो बिजनेस में क्या होता है, घाटा और लाभ होते रहते हैं। इसीलिए उनके पास अपने पास क्या होता है, कुछ पैसे जमा करके रखना पड़ता है, जिससे क्या होता है, जो विपत्ति के समय क्या होता है, उनको इस तरह के कार्य करना। अगला देखिए, तरलता समायोजन सुविधा, जिसको एलएएफ कहा जाता है। देखिए क्या होता है, जो ये तो जो हो गया, जो पैसा क्या होता है, जो कॉमर्शियल बैंकों का क्या होता है, अपने पैसा क्या होता है, बिना ब्याज पे जमा करना होता है। अब ये जो एलएएफ है, इसमें क्या होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक है, ये क्या होता है, जब उनके पास कभी कभी पैसे की कमी हो जाती है। देखिए कोई भी बिजनेस है, सब बिजनेसमैनों के पास क्या होता है, हमेशा पैसा नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति के पास, या आप लोग जॉब भी करते हैं तो कभी कभी किसी न किसी से उधार लेने की आवश्यकता ही पड़ जाता है कि कोई कोई काम ऐसा आ जाता है, तो बैंकों को भी क्या है, उधार लेने की आवश्यकता हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास पैसा ज्यादा होता है, तो आप लोग क्या किसी को उधार दे भी देते हैं, या हम लोग उधार दे देते हैं। तो इसमें क्या था, हम उधार देते भी है और उधार लेते भी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं जिंदगी में किसी को उधार दूंगा नहीं और जिंदगी में किसी से उधार लूंगा नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति कह नहीं सकता है, या अगर ऐसा करता है तो वो व्यक्ति थोड़ा समाज से हटा हुआ व्यक्ति है, वो संकित